नमस्कार, ग्रेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके सामने वीना दुबे। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर, लेकिन उससे पहले सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शुक्रवार की शाम हनुमान जी के नाम इस्पात नगरी के सेक्टर क्षेत्र में रही सेक्टर 2 से काफिला निकला और देर रात सेक्टर 9 हनुमान मंदिर पहुंचा। विधायक देवेंद्र यादव के प्रयासों से सफल रहा आयोजन। दया सिंह ने सेक्टर 9 हनुमान मंदिर में 501 किलो लड्डू चढ़ाकर करी विशेष पूजा अर्चना। कांग्रेस ने अंततः बता दिया कि उपचुनाव कैसे जीता जाता है, लगातार तीसरी जीत। और कापालिक शैली की विख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई ने अपने अनसुलझे प्रश्नों का भी जवाब दिया। नगर के 2 पुराने हनुमान मंदिर तक विशाल ध्वज रैली का आयोजन विधायक देवेंद्र यादव के नेतृत्व में किया गया। पूरे सेक्टर क्षेत्र में निवासरत लोग अपने घरों से बाहर निकलकर चौक चौराहों में आ गए। इस दौरान प्रत्येक सेक्टर के मैदानों में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सांप्रदायिक सौहार्द भी इस दौरान देखने को मिला। हनुमान प्राकट्योत्सव की पूर्व संध्या सेक्टर 2 हनुमान मंदिर से ढोल ताशों के साथ रंगीन झालरों के मध्य विशाल ध्वज रैली निकली। रैली में स्वस्फूर्त महिलाएं व युवक शामिल हुए। प्रत्येक चौक चौराहों में हजारों की संख्या में सभी वर्ग के लोगों ने विशाल ध्वज रैली का हिस्सा बने। विधायक देवेंद्र यादव की सोच की सभी ने मुक्त कंठ से सराहना की। महापौर नीरज पाल, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर रैली में प्रारंभ से ही जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र की महिला ढोल ताशों को बजाते, झूमते, नाचते देख सभी हतप्रभ हो गए। श्री राम, लक्ष्मण व हनुमान की झांकी जहां भक्ति भाव में वृद्धि कर रही थी, वहीं अश्वदल के कारनामे आकर्षण का केंद्र बन गए। सेक्टर 5 तिराहे में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त निगम की उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा नीता लोधी ध्वज रैली में शामिल हुई। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव धर्मेंद्र यादव भी ध्वज रैली का हिस्सा बने। सेक्टर 5 में मुस्लिम संप्रदाय की ओर से शीतल पेयजल व पोहे का वितरण किया गया। ध्वज रैली में सभापति बंटी गिरवर साहू, MIC मेंबर सीजू एंथोनी, एकांश बंछोर, लक्ष्मीपति राजू, आदित्य सिंह, अभिषेक मिश्रा, सुमित पवार भी विशाल ध्वज रैली में शामिल रहे। 7 घंटे में सेक्टर 9 के हनुमान मंदिर में विशाल ध्वज रैली पहुंची। वहां पर इसका समापन हुआ। अवसर पे, जन्मोत्सव के अवसर पे बहुत बड़ी भारी संख्या में पूरे भिलाई वासी उपस्थित हुए हैं और मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा। हनुमान जयंती की खूब सारी बधाई दूंगा और समिति के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दूंगा कि इतने बड़े स्केल पे उन्होंने ये आई। तो बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हनुमान जयंती की भिलाई में प्रथम वर्ष हनुमान जी का ध्वज से एक विशाल रैली निकला है, झंडा यात्रा। हम पूरे भिलाई वासियों को भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है और आशा और विश्वास करते हैं कि हम लोग ऐसे ही आने वाले निरंतर वर्ष में भी और भव्य कार्यक्रम हनुमान जयंती पर करेंगे। हनुमान जी की कृपा बने रहे। जय हनुमान। हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर भिलाई के 2 प्राचीन मंदिर, हनुमान जी के, बजरंगबली के 2 प्राचीन मंदिर, जहां से ध्वज रैली शुरुआत हुई है, वो सेक्टर 2 का हनुमान मंदिर, जिसमें स्वयंभू मूर्ति है हनुमान जी की, और वहां से लेकर सेक्टर 9, जिसकी आस्था भिलाई का हर आदमी, जो भिलाई का निवासी है, वो हर आदमी की आस्था सेक्टर 9 के हनुमान जी से जुड़ी है। ये दोनों मंदिर भिलाई बसने से, भिलाई शहर के बनने से पहले से ये हनुमान जी की दोनों स्वयं स्व भूमि से निकली हुई मूर्तियां हैं। दोनों की आस्था भिलाई के लोगों में भरपूर है। आज हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर ध्वज रैली सेक्टर 2 हनुमान मंदिर से लेकर सेक्टर 9 हनुमान मंदिर तक के आज ये ध्वज रैली निकाली गई है। देखिए, कल भगवान हनुमान जी की जयंती है, तो जैसा अपन सभी धार्मिक कार्यक्रम के पूर्व शोभा यात्रा हम निकालते हैं, उसी के तहत ये ध्वज रैली और शोभा यात्रा का आयोजन हमारे हनुमान समिति के द्वारा किया गया है। मैं इस अवसर पर, हनुमान जी जयंती के अवसर पर, पूरे शहरवासियों को अपनी तरफ से, ये तो प्रारंभ है, आने वाले दिन में इससे भी भव्य से किया जाएगा।
हनुमान जन्मोत्सव में आज सेक्टर 9 स्थित संकट मोचन हनुमान की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधायक देवेंद्र यादव ने पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मिलायंस के लिए खुशहाली व सभी संकटों को दूर करने की प्रार्थना की। सेक्टर 9 मंदिर के विशाल भंडारे में विधायक ने भोग ग्रहण किया। भंडारा देर रात तक चला। भक्तजनों का आना जाना काफी देर तक लगा रहा। श्री हनुमान जन्मोत्सव की मैं सभी नगरवासियों को शुभकामनाएं बधाई देता हूं। आज ध्वज यात्रा में पूरे शहर से विभिन्न मंदिरों से श्रद्धालु उपस्थित हुए। हम सब लोगों को इस यात्रा में सम्मिलित होने का अवसर मिला। मैं इस अवसर पर हमारे भगवान हनुमान जी से ये प्रार्थना करूंगा कि उनका आशीर्वाद संपूर्ण मानव जाति पे बना रहे। भिलाई ये पूरा शहर इस मंदिर सेक्टर 9 मंदिर हनुमान मंदिर से जुड़ा हुआ है। हम सब लोगों की आस्था है। मैं सबको पुनः हनुमान जयंती की जन्मोत्सव की खूब सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। भक्त न हनुमत कोई तुझसा है देखा, तेरी ना कोई तुलना। शीस नवाए श्री राम के चरणों में, जिसका है कोई मूल्य। खलबली ही खलबली देखो है हो चली, धरती सागर तारे राज मेरा ही प्यारे। आसमां को छूकर देखा तारों की कर सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छूकर देखा तारों की कर सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छूकर देखा तारों की कर सवारी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष व पार्षद भारतीय जनता पार्टी के दया सिंह आज हनुमान अवतरण दिवस पर संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचकर विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की। हनुमान अवतरण दिवस पर सुबह से ही हनुमान भक्तों का संकट मोचन हनुमान मंदिर सेक्टर 9 में पहुंचने का सिलसिला निकला। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष दया सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और 501 किलो लड्डू का भोग लगाकर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान उन्होंने भिलाई वासियों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। उनके साथ भाजपा पार्षद रिकेश सेन, बजरंग दल के महामंत्री कृष्णा राव ने भी आराधना की। आज हनुमान जयंती है और जयंती में चूंकि बोलबम समिति द्वारा हमेशा लड्डू का भोग लगता था, तो आज 501 किलो का लड्डू का भोग लगा है और आम भक्त गणों में बांटा जा रहा है। चूंकि देसी घी के लड्डू हैं और हनुमान जी की कृपा असीम है, तो बस भक्तों में बांटा जा रहा है और एक हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, बजरंग बली का आशीर्वाद आज पूरी जनता को मिल रहा है, पूरे देशवासियों को मिल रहा है। हनुमान मंदिर सेक्टर 9 जहां मान्यता है कि जो अपनी मुराद लेके जाता है उसको उसकी मुराद पूरी होती है, उसी के तर्ज पे हमारे भाई दया सिंह जी ने 501 देसी घी के लड्डू आज भगवान को भोग के रूप में बजरंग बली को चढ़ाया है और सभी को यहाँ पे प्रसाद वितरण किया जा रहा है। 501 किलो लड्डू का भोग सभी को वितरित किया जाएगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग दर्शन के लिए सुबह से कम नहीं भी तो 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और सभी लोग चाहते हैं कि बजरंग बली के दर्शन करें और सबके जो संकट है वो सबके संकट दूर हो जाए। इसी भावनाओं के साथ लोग दर्शन कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से हम 20 वर्ष से राष्ट्रीय बजरंग दल में कार्य कर रहे हैं। आज प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व है और जैसा कि 2 साल बाद कोरोना के बाद आज अवसर मिला है रामनवमी और हनुमान जयंती को बनाने का, तो ऐसा लग रहा है लोगों में हर्ष है और पूरे 2 साल की कसर पूरी करने के लिए हम लोग रात्रि 12 बजे से यहाँ आ गए थे। 4-5 बजे तक मंदिर का अभिषेक एवं पूजा पूरा हो गया और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में लाइन लगी हुई है। और एक बार फिर बजरंगी कृष्णा भाई की तरफ से सभी देशवासियों को बजरंग हनुमान जन्मोत्सव की बधाई, हार्दिक बधाई। जय श्री राम। 1972 से हनुमान जन्मोत्सव का ये कार्यक्रम भक्तों के द्वारा मनाया जाता है और ये हमारे विष्णु प्रसाद चंद्राकर आमदी गांव, उनके पूर्वज माधव प्रसाद गजराबाई यहाँ के मालगुजार थे। उनके कुल देवता हनुमान जी हैं
और 1972 में श्री नर्मदा प्रसाद तिवारी पुजारी जी उनके द्वारा नियुक्त किए गए और आज तक हनुमान जन्मोत्सव का भंडारा और हमारे भक्तों का ऐसे ही समूह 1972 से दिख रहा है। आज बहुत बृहद है, लेकिन 1972 में हमारे भिलाई के जो रहने वाले, कारखाना में काम करने वाले या व्यापार से जो लोग भिलाई में रह रहे हैं, हमारे हनुमान जी से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और वो बराबर निरंतर हनुमान जी की याद में यहाँ मंदिर आते हैं। और आज तो हनुमान जी का जन्मोत्सव है, इसलिए सभी भक्त लोग यहाँ इकट्ठा हैं और हनुमान जी से ढेर सारा आशीर्वाद हम ब्राह्मणों की तरफ से सबकी शुभकामनाएं, ऐसे ही उनके जीवन में कोई संकट ना आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जय श्री राम। क्या तैयारी है पंडित जी आज की? आज तो हनुमान जी का जन्मोत्सव है। अब भिलाई के भक्त खूब उत्साहित हैं, ढेर सारा आशीर्वाद मिल रहा है भिलाई वासियों को, अब पूरे देश को मिल रहा है। 5 कुंटल लड्डू का भोग जया भैया की तरफ से है, हनुमान जी को ढेर सारा आशीर्वाद जया भैया को। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का जिला बनने का दांव चल गया है। कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा जीत गई हैं। वो अपने करीबी प्रतिद्वंदी बीजेपी के कोमल सिंह जंगेल को 20,000 से ज्यादा वोटों से हरा दी हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी जीत दर्ज करने में सफल नहीं हो सकी, जबकि जेसीसीजे के खाते में रहे इस सीट को उसके उम्मीदवार नरेंद्र सोनी नहीं बचा सके, यहाँ तक कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई। कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए थी। उनका यह सिलसिला जो शुरू हुआ वह कायम ही रहा। हालांकि कुछ राउंड के दौरान बीच में बीजेपी प्रत्याशी ने इस अंतर को जरूर कम किया। कांग्रेस 14वें राउंड तक 14,072, 13वें राउंड में 13,175 वोट और 11वें राउंड में 11,903 वोटों से आगे थी। कांग्रेस में जीत का जमकर जश्न चल रहा है। खैरागढ़ से लेकर रायपुर तक कांग्रेसी ढोल बजाकर डांस कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की खासी बढ़त को देखते हुए भाजपा कार्यकर्ता मतगणना स्थल से अब लौटने लगे हैं। कांग्रेस की जीत के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व चुनाव प्रभारी देवेंद्र यादव की रणनीति को सराहा जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर ग्रैंड विजन के चेयरमैन व छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा व भिलाई क्षेत्र के लाडले विधायक देवेंद्र यादव ने बधाइयां दी और कहा कि यह छत्तीसगढ़ में सुशासन की जीत हुई है। भेलवा तालाब कोहका में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई व भोग भंडारे का आयोजन भी इस दौरान किया गया। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर शहर भर में विभिन्न तरह के धार्मिक आयोजन किए गए। इसी कड़ी में भिलाई कोहका स्थित हनुमान मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही मंदिर में भक्तों के आने जाने का तांता लगा रहा और मंदिर पहुंचने वाले भक्तों ने हनुमान जी के समक्ष पूजा अर्चना कर अपने परिवार व पूरे प्रदेश के खुशहाली की कामना भी की। मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए आयोजन में भोग भंडारे व प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी, जिसे श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया। मंदिर के महत्व को लेकर मंदिर पहुंचने वाले भक्तों ने बताया कि पंचमुखी मंदिर काफी पुराना है और यहां पहुंचने वाले भक्तों की मनोकामना भगवान अवश्य पूरी करते हैं। 2018 के हनुमान जन्मोत्सव में हम लोगों ने पूरे मोहल्ले वासियों ने मिलकर यहां पर शिलान्यास किया था। उसके बाद 19 अप्रैल 2019 को सेम हनुमान जन्मोत्सव के दिन हम लोगों ने हनुमान जी की स्थापना की। इसमें पूरे मोहल्ले का और यहाँ के आसपास के कॉलोनी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। हनुमान जी की स्थापना को 3 वर्ष आज पूरा हो गया है। चौथी हनुमान जयंती हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं, जिसमें सभी लोगों का काफ़ी अच्छा योगदान है।
सभी लोगों ने भी इस जन्मोत्सव को मनाने के लिए भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। सभी लोग अच्छे से सेवा दे रहे हैं, आर्थिक रूप से, अपने शारीरिक रूप से, जैसा भी है सभी लोगों का सहयोग हम लोगों को बहुत अच्छा मिल रहा है। और हम लोगों ने सभी के सहयोग से आज सुबह से ही कार्यक्रम रखा हुआ है। अभी हनुमान जी की पूजा चल रही है, इसके बाद में आरती होगी, फिर हवन होगा और तत्पश्चात भंडारा का कार्यक्रम है। पिछले 4 सालों से यहाँ पे हनुमान जन्मोत्सव मनाए जा रहे हैं और सभी मोहल्ले वासी टोटल आजीवन सदस्य यहाँ के और सदस्य मिलकर हनुमान उत्सव मना रहे हैं। और बीच बीच में एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, जैसे तालाबों में वृक्षारोपण करीब 3 सालों में 150 वृक्षारोपण किए हैं। तालाब के साफ सफाई, गार्डन का, और तालाबों में बहुत सारे असामाजिक तत्व रहते हैं उनको भी हटाने की कोशिश हो रहा है और बड़ी धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल कुमार शर्मा के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। बंगाली नववर्ष साल 2022 को पायला बोईशाखा कहा जाता है। ये बैसाख माह का पहला दिन होता है। इस दौरान बंगाली लोग एक दूसरे को शुभो नोबो बोरसो बोलकर नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। नववर्ष की शुरुआत पूजा पाठ से की जाती है। सुबह पूजा करने के बाद घर घर पकवान बनाए जाते हैं। परिवार की समृद्धि और भलाई के लिए पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन घर सजाना, मंदिर जाना, बड़ों का आशीष लेना यह अनिवार्य है और यह एक परंपरा भी है। 15 अप्रैल को भिलाई बंगाली समाज द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में ओपन एयर थिएटर सिविक सेंटर भिलाई में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल, सांसद विजय बघेल, रिसाली नगर निगम के अनूप डे, भिलाई इस्पात संयंत्र के ईडी माइंस एवं विश्वास उपस्थित थे। कोरोना महामारी के कारण 3 वर्षों बाद समाज द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। लंबे अंतराल के बाद कार्यक्रम आयोजित होने से समाज के सभी वर्गों के लोग उत्साहित नजर आए। कार्यक्रम में शामिल होने भिलाई के अलावा आसपास में निवासरत बंगाली समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रस्तुति देने आई कोलकाता की उभरती हुई कलाकार जी सारेगामा फेम मेखला दासगुप्ता व उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत किए गए बंगला व हिंदी के सुमधुर नए पुराने गीतों को लोगों ने खूब सराहा। इस दौरान डी.के. दत्ता, अध्यक्ष राजदीप सेन, मानव सेन, शेखर भट्टाचार्य, प्लावन बोस, सुबीर राय, विमान दास, सुप्रभात पॉल, सुबीर भट्टाचार्य, संजीव मुखर्जी, रंगून सेन गुप्ता, तरुण पाल, उज्जवल मजुमदार, विश्वजीत मजुमदार, शुभाशीष दे, गोपाल चक्रवर्ती, भुवन चटर्जी, शुभेक्षु बागची, सुमन चक्रवर्ती, अरुण सरकार, अशोक बनर्जी, शुभांकर राय सहित बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे। यह जानकारी मीडिया प्रभारी शुभांकर राय ने ग्रैंड न्यूज़ को दी। ये आज हमारे बंगाली समाज का, बंगालियों का नया साल है, पहला बैसाख, बैसाखी जो मानते हैं, जानते हैं लोग पूरे हिंदुस्तान में। आज हमारा नया साल है। पिछले 2 साल से हर साल, ये 14वां साल है, हर साल कार्यक्रम होता रहा है। पिछले 2 साल से कोविड के कारण कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया। इस बार हमने फिर से प्रोग्राम करने की सोची और बंगाल से आर्टिस्ट आए हुए हैं, मेखला दासगुप्ता, पूरा ग्रुप आया हुआ है और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। सब लोग उत्साहित होकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ है जनता में। ग्रैंड न्यूज़ के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने सामाजिक पहल के तहत ओपीडी शुल्क में भारी कटौती कर दी है। 7 विभागों का ओपीडी शुल्क जहां 150 रुपए कर दिया गया है, वहीं डेंटल की फीस महज 100 रुपए होगी। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी एवं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की ओपीडी 350 रुपए होगी। सभी रियायतें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।
अस्पताल के चेयरमैन मनोज अग्रवाल ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि मेडिसिन, डायबिटीज, ऑर्थोपेडिक्स, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, जनरल तथा लैब सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति, शिशु रोग, कान, नाक, गला तथा त्वचा रोग विभाग की ओपीडी 150 रुपए होगी। दर्द प्रबंधन विशेषज्ञ की ओपीडी 250 रुपए की होगी। न्यूरोलॉजी एवं कार्डियोलॉजी विभाग को इससे मुक्त रखा गया है। डॉक्टर राहुल ठाकुर ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि कोरोना काल में सभी को स्वास्थ्य लाभ लेने का अधिकार है। वहीं डॉक्टर राजेश सिंघल ने कहा कि यहाँ का स्टाफ सपोर्टिंग नेचर का है, डॉक्टरों में भी अच्छा संतुलन है। हमारे यहाँ बेसिकली जो मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑब्स्ट्रैनी, ईएनटी और डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में जो फीस है वो कम की गई है। मेरा नाम डॉक्टर सुडल वाजपेयी है और मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। एक्चुअली अभी जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं जो कि कोविड के बाद निर्मित हुई हैं, उनमें आम जनता की इकोनॉमिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, जिसको देखते हुए हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर मनोज अग्रवाल और अरविंद अग्रवाल जी ने ये फैसला किया है कि एक सामाजिक पहल के तहत उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस विकट परिस्थिति में स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, इसलिए हम लोगों ने अपनी ओपीडी की जो चार्जेस हैं उसको कम कर दिया है, जो कि पहले से अभी 150 रुपीज़ पर ओपीडी रखी गई है चार्ज। मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये हॉस्पिटल जो है वो अभी राइजिंग ट्रेंड में है, धीरे धीरे ये प्रगति कर रहा है और यहाँ पे पेशेंट का लोड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और ये जो लाभ है उनकी इकोनॉमिक स्थिति को देखते हुए मिल सके, मतलब लो कॉस्ट और हाई एफिशिएंसी की हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग ऑप्टिमम कॉस्ट में ऑप्टिमम क्वालिटी हम डिलीवर कर सकें। जी जी। देखिए, मेरी डॉक्टरी मैंने 2001 में कंप्लीट की है और उसके बाद से 20 वर्षों से मैं लगातार इस प्रोफेशन में हूँ। अभी विगत 1.5 सालों से मैं हाईटेक फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बाकी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ जो ऐसी होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, थायराइड है। इसमें सिम्टम जरूरी नहीं कि तुरंत आ जाएं। बहुत लोगों में सिम्टम्स जब उनकी बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है तब उनको पता चलता है कि उनको ये बीमारियां हैं। तो इसलिए मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि कम से कम साल में एक बार अपने पूरे बॉडी का चेकअप कराना ही चाहिए। हॉस्पिटल यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है और यहाँ का स्टाफ बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। डॉक्टरों में कम्युनिकेशन गैप नहीं है। अगर हमको कुछ डाउट होता है तो हमारे दूसरे डॉक्टरों से भी हम आसानी से बात कर सकते हैं। ये यहाँ की सबसे बड़ी प्रमुखता है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि 24 घंटे के भीतर पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को किस तरह से गिरफ्तार किया। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिजली तार को जोड़ने के नाम पर पड़ोसी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद आरोपी फरार हो चुका था, जिसे दुर्ग पुलिस ने महज 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार किया है। दुर्ग पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही आरोपी है जिसने पड़ोसी रोहित साहू पर चाकू से ताबड़तोड़ कई हमले किए थे। घायल अवस्था में उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। रोहित की सिर्फ यह गलती थी कि उसने आरोपी यानी बबलू सोनकर से बिना पूछे अपने घर की बिजली लाइन को उसके घर से जोड़ दिया था। यह बात बबलू को नागवारा गुजरी और उसने रोहित पर प्राणघातक हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था और मुंगेली में अपने मामा ससुर के घर पर छिपकर रह रहा था। जांच में जुटी पुलिस टीम को जब इसकी भनक लगी तो महज कुछ ही देर में टीम ने इसे मौके से गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी संजय ध्रुव का कहना है कि आरोपी के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दुर्ग कोतवाली थाने का मामला है, जहां पर 2 दिन पूर्व एक हत्या हुई थी। पड़ोसी को मार दिया था।
और ये बिजली कनेक्शन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और बबलू सोनकर नामक व्यक्ति ने रोहित साहू को चाकू से घायल कर दिया था, जिसको हॉस्पिटल ले जाने पर वहाँ मौत हो गई थी। और उसके बाद आरोपी फरार था अपने निवास स्थान से। पुलिस लगातार पीछा कर रही थी, फिर मुंगेली में लोकेशन मिलने पर मुंगेली में घेराबंदी कर उसको पकड़ा गया है और रिमांड पर भेजा जा रहा है। जो मृतक है वो आरोपी के घर से बिजली का कनेक्शन लिया था और इस बात को लेकर आरोपी के साथ उनके कई बार बहस हो चुकी थी। आरोपी ने उनको कहा था कि अपना कनेक्शन निकाल लें और घटना दिनांक को भी दोनों के बीच बहस हुआ और विवाद बढ़ता गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। कैथोलिक चर्च रसाले के ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए क्रूस को रास्ते पर लेकर चलकर गुड फ्राइडे मनाया। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म के लोगों का बहुत ही अहम त्यौहार है। यह त्यौहार ईसा मसीह के बलिदान और पीड़ा का प्रतीक है। गुड फ्राइडे मनाने के पीछे का कारण है कि ईसा मसीह के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और शुक्रवार के दिन यरूशलेम में उनको सूली पर लटका दिया गया। सूली पर लटकाने की घटना को गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। ईसा मसीह की मृत्यु एक दर्दनाक अनुभव था, लेकिन ईसाई लोग इसका सम्मान करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ईसा मसीह उनके पापों के लिए मारे गए और उन्होंने अपने लोगों के लिए अंतिम बलिदान दिया। इस कारण ही गुड फ्राइडे मनाया जाता है। आप सबों को कैथोलिक चर्च की ओर से सबों को जय यीशु। हम आज गुड फ्राइडे मना रहे हैं, पुण्य शुक्रवार भी कहा जाता है। इसका मुख्य विशेषता यह है कि जहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने प्राण को अर्पित कर दिया और उस प्रेम के लिए उन्होंने यह अधिक महत्व समझा कि वह अपने प्राण को महत्व न देते हुए लोगों को महत्व देने के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। हम कहते हैं इसे गुड फ्राइडे, परंतु देखा जाए तो किसी ने अपने प्राण त्याग दिए। परंतु उस महत्व को यदि हम ध्यान दें तो यह नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने क्या त्याग किया है, परंतु उस त्याग का अपना एक गुण है, अपना एक महत्व है। उसी चीज़ को देखकर हम सभी क्रिस्तीय भाई बहन इसे गुड फ्राइडे कहते हैं, क्योंकि यह एक अच्छे कार्य के लिए त्याग दिया गया। हम त्याग के सही मनोभाव को नहीं समझते, इसीलिए हम त्याग करने से डरते हैं। परंतु वही त्याग की भावना, वही त्याग का पाठ हमारे प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं, हर एक क्रिस्तीय भाई को, जिन पर चलते हुए हमें प्रभु यीशु के साथ उनके दुख भोग, मृत्यु तथा पुनरुत्थान में भागी लेते हैं। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि प्रभु यीशु के जीवन पर मनन चिंतन करिए, उनके रहस्यों को समझिए, ताकि हम भी उनके साथ दुख के कलवारी पर चलते हुए प्रभु यीशु के साथ ही पुनरुत्थान तक पहुँच सकें। आप सबों को धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। शनिवार की सुबह डायल 112 को सूचना मिली कि थाना उतई के अंतर्गत ग्राम मोरिद में गांव के बीचों बीच कच्चे पेड़ में आग लग गई है। सूचना पर तत्काल अग्निशमन दल को घटनास्थल पर रवाना किया गया। आपको बता दें कि पेड़ में आग इतनी ज्यादा थी कि अग्निशमन कर्मियों को आग बुझाने में काफी परेशानी हुई, लेकिन बड़े बहादुरी के साथ जलते हुए पेड़ पर चढ़कर अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाया और गाँव के घरों तक आग को बढ़ने से रोका। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात माना जा रहा है। दुर्ग जिले से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम गनियारी, जहां इन दिनों पद्म भूषण व पद्म विभूषण से सम्मानित पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई अपने भरे पूरे परिवार के साथ निवास कर रही हैं। गनियारी में जाकर ग्रैंड न्यूज संवाददाता ने उनसे बातचीत की और उनके अनुभव को ग्रैंड न्यूज के साथ साझा किया। इस वक्त हम दुर्ग जिले के से 20 किलोमीटर दूर ग्राम गनियारी में बैठे हुए हैं, जहां पर हम आज हमारी खुशकिस्मती है ग्रैंड न्यूज़ की कि आज हमारे साथ पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर श्रीमती तीजन बाई जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने पंडवानी गायकी की शुरुआत करी थी और देश विदेश में जब वो जाती हैं तो उन्हें किसी तरह की परेशानी भाषा को लेकर, खान पान को लेकर के होती है। आइए अब उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने पंडवानी जो गायकी की शुरुआत करी थी, स्टेज पे परफॉर्मेंस देना शुरू करा था, वो कितने उम्र से देना शुरू किया था और आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे पंडवानी ही करना चाहिए? अब देखिए, मैं 13 साल की उम्र से तो
नाना के पास कहानी सुनी और उन्हें कहानी में महाभारत की सारी कथा बताए। हम उसको लेके काम किए। हम गुरु परीक्षा दिए तो हमारे गुरुजी बहुत खुश हो गए कि इतना जल्दी सीख गई और बहुत सुंदर बोलने के तरीका भी सीख ली। वो बोले कि बोलते बोलते में सब होता है। तो ये कहते हैं ना कि कलाकार की ज़िंदगी पहले से ही कलाकार रहते हैं, गुरु के रूप में तराशा जाता है। नहीं तो बगैर पढ़ी लिखी 13 साल की उम्र की लड़की मैंने एक एक गांव में 18 दिन लगातार कथा सुनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये काम भगवान ने मुझे पहले से दे चुके थे, तभी मैंने वो काम की हूँ। और ईश्वर सबसे पहले ईश्वर में साथ देते, सरस्वती माँ भी साथ देती है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो नहीं। जी, आपके गुरु कौन थे आपने मेरे जिन्होंने पंडवानी की शिक्षा दी? बिजलाल पारधी मेरे खुद के नाना हैं। हाँ, मेरी माँ मैंने बड़े भाई के बड़ी लड़की, उनकी बड़ी लड़की मैं हूँ। तो हम मेरे गुरु तो मेरे नाना जी हैं, उसका बिजलाल नाम था और वो तो मुझे सिखाया और चल बसा, ज़्यादा दिन नहीं रुका, मेरे कार्यक्रम नहीं देख पाया वो। हाँ, आपकी शादी को लेकर के मैं पूछना चाहूँगी कि आपका जो विवाह हुआ वो कितने उम्र में हुआ था? क्या शादी आपकी कितनी उम्र में हुई? मैं तो पहले जानती नहीं थी शादी कब हुई, कैसे हुआ। छोटे छोटे बच्चों को शादी करा देना, बच्चों को पता चलता, हमें गौना नहीं कराए, ये पंडवानी गाती है करके। तो भाई हर प्रकार के तकलीफ तो जिंदगी में आती हैं। और दूसरी शादी कर ली है, फिर हम भी दूसरी शादी कर लिए। उसके तरफ ले 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे का छोटा वाला मेरा लड़का चला गया, उसके 3 लड़का है, ये 2 लड़की हैं। मझली वाली के 2 लड़की 1 लड़का है और बड़े वाले के 3 लड़का और 1 लड़की है। ऐसे परिवार लंबा है। कर चुकी, काफ़ी सारे प्रोग्राम दे चुकी है, तो कभी उस दौरान आपको भाषा को लेकर या खान पान को लेकर के कुछ तकलीफ आई? आप छत्तीसगढ़ से हैं, तो विदेशों में आपको कुछ तकलीफें आई? विदेश जाना तो मतलब डबल रोटी खाना, उसके अलावा तो चावल दाल नहीं मिलता। मतलब टोस्ट खाना तो डबल रोटी खाना, वो तो चबाते चबाते हार खाते मैंने थक जाते थे। और जब थकावट दूर हो जाते थे तो हमको भारत आना पड़ता था। तो खाना में चावल दाल नहीं मिलता, सिर्फ डबल रोटी खाओ। फल फरारी तो ऐसा मिलता है, केला मौसम्बी संतरा ये तो मिलता है, बशर्ते ये चावल राशन रोटी ये नहीं पता नहीं लगता, वहाँ नहीं खाते, खाना बनाते। तो आप कभी डिमांड नहीं करे कि मुझे? हाँ, हमको रविवार के हमारी पूरी पार्टी जितने रहे ना, सब पार्टी को छोड़ देते थे, तुम ही लोग खाना बनाना और ये सब चीज़ है करके दिखा देते थे, हमने खुला छोड़ देते थे। तो हम लोग अपने ढंग से बना के खाते थे। कैसा लगता था उस समय आप लोग? अब देखिए, हम तो ऐसा लगता था कि हम मैंने बाहर में आके पिकनिक मना रहे हैं क्या। आज बहुत बढ़िया जगह, बहुत अच्छी जगह और घूमने में आनंद आता था। पर हाँ, ठंड रहता था, ज़्यादा ठंड। आपने अपनी पहली प्रस्तुति पंडवानी की सबसे पहले कहाँ पर? चनखुरी गांव में की, जहाँ 3 दिन के लिए गई थी। और लगातार 18 दिन की महाभारत एक ही स्टेज में मैंने काम की। ऐसे 4-5 जगह तो 18 दिन के प्रोग्राम रखते थे, नहीं 13, 14, 10, 9, 5, 3 ऐसे सब जगह रखते थे कार्यक्रम। विदेशों में आप कहाँ अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं? मैं विदेश में पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मन, लंदन, टूनेशिया, माल्टा, साइप्रस, टर्की, बांग्लादेश, मॉरिशस, इटली, रमन, अभी जापान से आई हूँ। अभी आपकी आखिरी प्रस्तुति जो थी वो कहाँ की थी? अभी तो ये फिर जाने वाली हूँ, तो वो अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो अभी अब आखिरी प्रोग्राम जापान से आई हूँ, अभी जापान से आई। तो जैसे इस वक्त आपको जैसे भाषा को लेकर के वहाँ तकलीफ, क्योंकि वहाँ विदेशों में तो अब वो अपनी भाषा बोलते होंगे, आप छत्तीसगढ़ी, तो आप अपने साथ किसी को लेके जाती हैं? नहीं, तो गाइड करने वाले सरकार देते हैं ना, वो हमारे साथ जाते हैं
और वो गाइड करते हैं, कथा पूरा बता देते हैं, तो उन लोग समझ लेते हैं। ये छोटे छोटे कापी लिखे रहते हैं, सबके हाथ में थमा देते हैं। जब हम शुरू करते तो देखते हैं, देख देख के फिर वो खुश हो जाते हैं। अब ऐसे ताली बजाते हैं, जब हम बंद करेंगे तब ताली बजती है। तो लगातार ताली बजेगी, लगातार ताली बजेगी, तो आपको बार बार स्टेज में आना पड़ता है। एक बार ताली बज के बंद हो गए ऐसा नहीं, वो ताली बजाते रहेंगे, खुश हो जाते तो 3 बार 4 बार मतलब स्टेज में आना पड़ता है। ऐसे होते हैं विदेश में। पंडवानी जिस तरीके से अभी अपनी जो छत्तीसगढ़ी परंपरा है वो विलुप्त होती जा रही है, उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगी? पंडवानी आप यहाँ पर किसी को सिखाती हैं और आप चाहेंगी कि आगे पंडवानी जो है वो जीवित रहे? नहीं, मेरे बच्चे तो कम से कम 270 बच्चे हैं, उनमें मेरे पोता है। और ताली बजाते हैं, जब हम बंद करेंगे तब ताली बजती है। तो लगातार ताली बजेगी, लगातार ताली बजेगी, तो आपको बार बार स्टेज में आना पड़ता है। एक बार ताली बज के बंद हो गए ऐसा नहीं, वो ताली बजाते रहेंगे, खुश हो जाते तो 3 बार 4 बार मतलब स्टेज में आना पड़ता है। ऐसे होते हैं विदेश में। पंडवानी जिस तरीके से अभी अपनी जो छत्तीसगढ़ी परंपरा है वो विलुप्त होती जा रही है, उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगी? पंडवानी आप यहाँ पर किसी को सिखाती हैं और आप चाहेंगी कि आगे पंडवानी जो है वो जीवित रहे? नहीं, मेरे बच्चे तो कम से कम 270 बच्चे हैं, उनमें मेरे पोता है। और अच्छा प्रोग्राम दे रहा था, ऐसे में लाख लग गए। मैं खुद बैठी हूँ तो मेरे पोता भी बैठे हैं। ये हमारे घर में कलाकार है। अब वो आगे पीढ़ी जाएगी कि नहीं ये मेरे को पता नहीं, पर कलाकार सिखा के रखी हूँ बहुत सारे बच्चे। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? हम तो आने वाले पीढ़ी को यही संदेश देंगे कि जो कला में रुचि है, जो चीज़ में रुचि है, उसको मजबूत पकड़ के रखे, उसको मतलब त्यागे ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। यही हमारी संदेश है। ये थी हमारे साथ डॉक्टर श्रीमती तीजन बाई जी, जिन्होंने अपने काफ़ी सारे अनुभव को हमारे साथ साझा किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से जब वो विदेशों में जाती हैं, अपने प्रोग्राम देती हैं, वहाँ के लोगों से मिलती हैं, तो किस तरह से लोग उनका सम्मान करते हैं, किस तरीके से लोग उनके आगे आते हैं और उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं, वो काफ़ी गौरव महसूस करती हैं। और मेरे ख्याल से तीजन बाई जी ने 10 या 12 से ज़्यादा विदेशों में अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं और आगे भी उनका जो सफ़र है पंडवानी का वो जारी है। और अभी वो कम से कम 200-250 बच्चों को पंडवानी की शिक्षा दे रही, जिसमें उनके घर से भी बच्चे हैं और वो आगे इस परंपरा को बिल्कुल जारी रखना चाहती हैं और चाहती है कि पंडवानी को लेकर के गांव-गांव से लोग आगे आएँ और इस परंपरा, इस रीति, इस रिवाज, इस छत्तीसगढ़ी परंपरा को जीवित रखें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं रीना। कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा एवं प्रगतिशील धान उत्पादक कृषक अशोक चौधरी के संयुक्त तत्वाधान में खरीफ फसल 2022 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में धान की नई तथा उन्नत किस्मों का प्रक्षेत्र प्रदर्शन के उद्देश्य से किसानों व वैज्ञानिकों का विचार विनिमय एवं प्रतिपुष्टि आदान प्रदान संगोष्ठी का आयोजन दुर्ग ग्रामीण के समीपस्थ गाँव आमटी में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के उन्नत धान उत्पादक कृषकों ने भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एकमात्र राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा द्वारा धान उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु व वर्षाश्रित वाले उत्पादित राज्य असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के कुछ जिलों में यहां मुख्य रूप से धान के रिकॉर्ड उत्पन्न में अग्रणी स्थान रखते हैं। इन राज्यों के लिए कृषकों की मांग के अनुरूप धान की नई व उन्नत किस्मों का प्रक्षेप प्रदर्शन का आयोजन खरीफ फसल की तैयारी के पूर्व किया जाता है। इसी क्रम में क्षेत्र के धान उत्पादक उन्नतशील कृषकों व राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा के कृषि वैज्ञानिकों का विचार मंथन, विनिमय एवं प्रतिपुष्टि आदान प्रदान संगोष्ठी का आयोजन क्षेत्र के उन्नतशील कृषक अशोक चौधरी के सहयोग से किया गया। इस आयोजन के विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मैं ग्राम आमटी, ब्लॉक दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, कृषक हूँ और आज मेरे यहाँ उड़ीसा के जो भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक
उड़ीसा से यहाँ पे टीम आया हुआ है कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा के माध्यम से, और मैं वहाँ के 3-4 उन्नत नई किस्म के बीज का मैं उत्पादन फसल लगाया हुआ हूँ, और जिसमें CR धान 209 और 210 और एक 308 और 313 किस्म के धान मेरे इस प्लाट में लगा हुआ है। तो आज वहाँ के टीम इनके निरीक्षण में और परिक्षेत्र भ्रमण के लिए आया हुआ है, और यहाँ किसानों का एक उन्नत बीज और किस्म के लिए एक परिचर्चा का सम्मेलन का आयोजन किया गया है। परिचर्चा में यहाँ किसानों को उन्नत किस्म के ये बीजों का उपयोग करने के लिए, अपने खेतों में इनकम बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए ये सब परिचर्चा हुआ है। और क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ के मौसम के अनुसार यहाँ के किस्म मैं विगत 3 वर्षों से वहाँ के किस्मों का उपयोग कर रहा हूँ, जिसमें CR धान 207 है और 207, 210 है, 310 है, 311 भी है। तो इन किस्मों का मैं उपयोग कर रहा हूँ, और जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छा है, जिसमें कई प्रकार के बीमारियों का कोई खतरा नहीं है। यहाँ के मौसम के अनुसार ज़बरदस्त उत्पादन है इनका। लगभग हेक्टेयर में 7 टन, 7.5 टन, 6.5 टन प्रति हेक्टेयर ऐसे मतलब कैलकुलेशन रीडिंग निकाले हैं वहाँ के साइंटिस्ट यहाँ पर आ कर के। कम से कम मेरे गांव के आसपास के किसान मेरे से बीज ले जाके सब उपयोग कर रहे हैं, और अच्छा इसका रिजल्ट और उत्पादन बता रहा है। पूरा संतुष्ट है किसान लोग, और अपने इनकम, अब उत्पादन अच्छा आएगा तो इनकम तो बढ़ना ही है। मैं भी अच्छा उत्पादन ले रहा हूँ, मेरा आय में वृद्धि भी किया हूँ, और मेरे को अभी जो ज़बरदस्त अच्छा किस्म है 310 और 311, जो कि विश्व के हाई प्रोटीन, हाई जिंक और जस्ता युक्त चावल है, जिसमें सामान्य चावल में प्रोटीन की मात्रा 7% है, तो इसमें 310 में ये प्रोटीन की मात्रा जो है 11% है, और जस्ता 15 ppm है, और 311 वैरायटी में जिंक जस्ता तो है ही, लेकिन जिंक की मात्रा 25 से 35 ppm है। और इसी जिंक और हाई प्रोटीन चावल के लिए मेरे को यहाँ पर वर्धा, महाराष्ट्र के वर्धा में आदित्य फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर अर्चना पाढ़िया के आमंत्रण पर मैं वहाँ गया था, और मुझे वहाँ के जो बली राजा कृषक सम्मान है उससे सम्मानित किया गया। वहाँ के जो कृषि मंत्री सुनील केदार जी और रामदास जी टडस संसद के द्वारा मेरे को सम्मानित किया गया। इस संगोष्ठी के माध्यम से कृषि वैज्ञानिक कृषकों से सीधे संवाद करके धान की विकसित नई किस्मों के बारे में जानकारियों का आदान प्रदान कर धान की उन्नत किस्मों के लाभ व उत्पादन में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर विकसित की जाने वाली नई किस्मों में सुधार करने के साथ चावल अनुसंधान के माध्यम से हमारे राष्ट्र के स्थायी खाद्य और पोषण सुरक्षा तथा समान समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए लाभप्रदता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का विकास और प्रसार करना है। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए कटक से आए वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वजीत मंडल ने बताया कि मैं आया हूँ राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक, जो कि उड़ीसा में स्थित है। उधर से हम एक टीम आया है, साइंटिस्ट एवं हमारा टेक्निकल पर्सनल, हमें छत्तीसगढ़ विजिट करने के लिए आया है। हमारा आज के विजिट का मेन मकसद ये है कि हम ये छत्तीसगढ़ ज़िले में कुछ केवीके में
हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारा जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था का जो बीज है वो हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए देते आ रहे हैं और उसका परीक्षणमूलक जो उसका उत्पादकता वो हम प्रति वर्ष जांच करते रहे और गत वर्ष जो बीज हमने दिया था तो उसका जानकारी लेना एक उद्देश्य था और अगले सीजन में जो कि खरीफ सीजन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है उसके लिए हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा और फार्मर्स का क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका एस्पिरेशन क्या क्या, आशाकांक्षा क्या है, वो लोग किस टाइप का बीज चाहते हैं, वो पर्यालोचना करके हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसी हिसाब से हम बीज अगले सीजन के लिए बीज उपलब्ध कराएंगे हमारा केवीके दुर्ग को जो कि इस एरिया में वो सुयोग्य फार्मर्स को बांटेगा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। चावल अनुसंधान संस्था ये भारत में एक ही अनुसंधान संस्था है जो कि चावल में नया नया किस्म उत्पादन करते हैं। चावल का जो नया किस्म उत्पादन करने का साथ साथ उसका जो चाष प्रणाली जो एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, उसका रोग पोका नियंत्रण क्षमता, उसका क्वालिटी, चावल का जो क्वालिटी उसको उन्नततर करने का जो प्रचेष्टा और कुछ ऐसा भी करता है। हमारा जो टेक्नोलॉजी है, जो वैरायटी है, वो फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए एक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्शन भी है जो कि हम मिलजुल के काम करते हैं और हमारा वैरायटी को फार्मर्स तक पहुंचा देते हैं। ये हालांकि ये पूरा भारत के लिए ही है लेकिन जो कि ये अनुसंधान संस्था पूर्व भारत में अवस्थित है और इधर का इकोलॉजी जो जलवायु के साथ जो मिलजुल जिसमें रहता है, जो स्टेट में जैसा छत्तीसगढ़, आसाम, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंग, उड़ीसा और महाराष्ट्र का कुछ अंशों जो है, इसके लिए ही हम मेनली जो रेन फेड राइस, जो बारिश का पानी से जो चावल उगता है उसके ऊपर हम ज़्यादातर रिसर्च करते हैं, उसके लिए वैरायटी निकालते हैं। वहीं सभी चावल हितधारकों को एक मंच प्रदान कर सतत विकास लक्ष्य और भारत में चावल की खेती को बनाए रखने के उद्देश्य से कटक उड़ीसा के सेमिनार साइंटिस्ट डॉक्टर विश्वजीत मंडल व सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नीति प्रसाद जम्भूलकर, कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. थापक ने बड़ी संख्या में उपस्थित क्षेत्र के कृषकों का मार्गदर्शन किया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग ग्रामीण के आवंटी गांव से वैभव कुमार चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। मरौदा कैंप वार्ड 14 लंगुर मैदान के निकट 4 लाख की राशि से 160 मीटर नाली का निर्माण किया जाएगा। घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में कच्चा नाली होने की वजह से घरों से निकलने वाला गंदा पानी ठहर जा रहा है। बदबू और मच्छर से आसपास के नागरिक परेशान हो रहे हैं, जिसके पुनर्निर्माण किए जाने के लिए महापौर शशि सिन्हा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जितेंद्र साहू व सभापति केशव बंछो ने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन कार्यक्रम में वार्ड पार्षद सोनिया देवांगन, MIC सदस्य विलास राव बोरकर, ईश्वरी साहू, छाया पार्षद सोमनाथ यादव समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबर का असर खुले आसमान के नीचे पड़े हजारों वर्ष पुराने प्राचीन मूर्तियों को सहेजने क्षेत्रीय विधायिका व मंत्री अनिला भेड़िया मुख्यमंत्री और पुरातत्व विभाग को लिखेंगे पत्र। दरअसल बालोद जिले के डोंडी विकास खंड स्थित ग्राम पंचायत नर्रा टोला की सरहद में खुले आसमान और पेड़ों के नीचे पड़े दुर्लभ और प्राचीन मूर्तियों को लेकर बीते दिनों ग्रैंड न्यूज में खबर प्रकाशित कर शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया था, जिसके बाद अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंची मंत्री अनिला भेड़िया ने मामले को संज्ञान में लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व पुरातत्व विभाग को पत्र लिखने की बात करते हुए यह बयान दिया। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मंशा है कि प्रदेश में जहां भी हमारे धरोहर है और लोगों की आस्था जुड़ी है उन्हें सहेजा जाए। बिल्कुल, नर्रा टोला में ये खुदाइयों से जो मूर्तियां निकल रही है, मैं वहाँ
पुरातत्व विभाग को लेटर भी लिखूंगी और हमारे मुख्यमंत्री चाह भी रहे कि हमारे जो क्षेत्र में धरोहर है, जहाँ जहाँ हमारे पुराने लोगों की आस्था जुड़ी हुई, वैसे केंद्रों को हम लोग संरक्षित करेंगे, उनको सुरक्षित करने की व्यवस्था करेंगे। तो मैं अपने ओर से शासन को भी लिखूंगी और विभाग को भी लिखूंगी। आपको बता दें कि प्राचीन मूर्तियों के प्रति ग्रामीणों की बड़ी आस्था जुड़ी है। मान्यता है कि जो भी युवक और युवती की विवाह का योग्य नहीं बनता, वे इस स्थान पर पहुंचकर एक कागज में अपनी मन्नत लिखकर छोड़ देते हैं, तो जल्द ही उनके विवाह का योग बन जाता है। ग्रामीण बताते हैं कि जो भी शख्स चोरी छुपे इस स्थान से मूर्ति को चुरा ले जाते हैं, उनके घर परिवार में कुछ ऐसी अनहोनी होती है कि उन्हें वापस उन मूर्तियों को इस स्थान पर छोड़ देते हैं। ग्रामीण हर तीज त्योहार पर ऐसे स्थान पर आकर पूजा अर्चना करते हैं। विडंबना यह है कि शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते मूर्तियां खंडित और चोरी हो रही है, जिसे सहेजने के लिए क्षेत्रीय विधायक और मंत्री ने आश्वासन दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।